हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। रेहान ने ली को अपने कंपनी में आर्टिस्ट बनने के लिए ऑफर दे दिया था और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था। ली के साथ जितने भी लोग आए थे, सभी ने जब यह बात सुनी तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ली खुद इतना हैरान था कि उसे रेहान को जवाब देना ही याद नहीं रहा। वहां खड़े लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। कुछ लोग ली के लिए खुश थे कि ली को आज वह चांस मिला है जिसका इंतजार हर फील्ड आर्टिस्ट अपनी लाइफ में करता है, और कुछ लोग थोड़ा सा दुखी थी क्योंकि उन्हें यह चांस नहीं मिला था। ली अब तक पूरी सोशल मीडिया पर छा गए। हर किसी को उसकी क्यूटनेस, ऑनेस्टी और खाने के लिए उसका पागलपन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग कह रही थी कि आर्टिस्ट को हमेशा वही करना चाहिए जो उसे खुशी देता है, जैसे लिए उसे खाना पसंद है। इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसमें अभी भी थोड़ा बचपना है, पर फिर भी वह सबको हमेशा हंसाता रहता है। यह सब बातें चल ही रही थी कि तबली के बगल में खड़े एक फील्ड आर्टिस्ट ने थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे कहा, क्या तुम बेवकूफ हो बॉस? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो या नहीं? उस दूसरे फील्ड आर्टिस्ट की बात सुनकर ली थोड़ा सा होश में आया और रेहान से एक्साइटेड होकर बोला, यस ऑन ऑफ कोर्स, मैं आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहता हूं। रेहान ने उससे खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। अगर कोई इशू नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो तुम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। मैगी तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर देगी डायरेक्टर नवीन। तुम्हारे लिए फिल्म में कोई सीन ऐड कर देंगे। डायरेक्टर नवीन ने रेहान की बात का जवाब देते हुए कहा, जी। यंग मास्टर मैगी ने भी तुरंत रेहान को जवाब में यस बॉस कह दिया। हर कोई इस वक्त ली को ही देख रहा था। सबके मन में यही बात चल रही थी कि ली जोसेफ का लक वास्तव में बहुत अच्छा है और ली आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एबल भी था। मूवी में अब सीन के नंबर अब बढ़ गए थे क्योंकि अब ली एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम करेगा, इसीलिए अब वह ग्रुप परफॉर्मेंस में नहीं था। इसके बाद रेहान ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश तुम ली के साथ रहना और उसका ध्यान रखना, फ्यूचर में तुम्हें ली फॉलो करेगा। अंश ने रेहान की बात पर हामी भरते हुए कहा, यस बॉस। ली फिर भी एक्टिंग बैकग्राउंड से है और काफी सालों से इस एंटरटेनमेंट फील्ड में एक्टिंग कर रहा है। वही अंशिक डिलीवरीज बॉय रहा है और उसने अब से पहले कभी भी एक्टिंग नहीं की थी। हालांकि अंश ने स्टार मून एंटरटेनमेंट को ली से पहले ज्वाइन किया है, इसीलिए रेहान ने वासी ली को अंश को फॉलो करने के लिए। हालांकि इतनी टाइम से एक्टिंग की क्लासेस लेते हुए अंश अब सिस्टमैटिक तौर पर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। अंश एंड ली दोनों ही ग्रास रूट ग्राउंड से थे। वे लोग बाकी सेलिब्रिटी की तरह नहीं थे, इसीलिए उन दोनों के पास बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो उन्हें एक जैसा बनाते थे, और उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में भी ज्यादा अंतर नहीं था। इसीलिए शायद वह दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे। डायरेक्टर नवीन हंसते हुए रेहान से पूछा, बॉस क्या आप इन दोनों को साथ में रखकर फनी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं? रेहान ने अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए, हां, इन दोनों में ही कॉमेडी टैलेंट है और फ्यूचर में ये दोनों फिल्म के अंदर कॉमेडी एरिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तुम्हें इन्हें और ट्रेनिंग देनी चाहिए। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने रेहान को पूरे भरोसे से कहा, ठीक है बॉस, मैं समझ गया। इस लंच बॉक्स इंसिडेंट के बाद सबकी नजर अब डूम्सडे लेजेंड क्रू पर थी। खैर, इन सब में सबसे ज्यादा फायदा तोली का हुआ था। बहुत सारे फैंस ने तो ली के बारे में बहुत सारी कहानियां बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी थी और लास्ट में ली इंटरनेट के ऊपर एक सेलिब्रिटी बन गया और बहुत ज्यादा फेमस हो गया। एंटरटेनमेंट की यह दुनिया जिसमें जो लोग फेमस होना चाहते हैं वे लोग चाहकर भी फेमस नहीं हो पाते, और जिन लोगों को उम्मीद भी नहीं होती वे रातों रात किसी छोटी सी कारण से फेमस हो जाते हैं। और अब तो इस एंटरटेनमेंट स्किल में रातों रात फेमस होना तो एक कलचसा हो गया था, और जितनी जल्दी यह लोग फेमस होते थे उतनी ही जल्दी लोग इन्हीं भूल भी जाते थे। और वैसे भी इस एंटरटेनमेंट स्किल में चाहे जितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, कुछ टाइम के लिए हाइप होने के बाद अपने आप वह शांत हो जाता था और लोग इन्हें भूल भी जाते थे। और शायद यही हाल इस लंच बॉक्स वाली न्यूज का भी होगा। जब तक लोगों को कोई दूसरी नई न्यूज नहीं मिल जाएगी तब तक यह न्यूज लोगों को याद रहेगी, पर कुछ टाइम बाद शायद लोग इसे याद भी करना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, रेहान ने ली को इसलिए साइन नहीं किया था
क्योंकि वह उसके जरिए और ज्यादा नाम कमाना चाहता था और अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहता था। बल्कि रेहान ने सचम ली के अंदर एक टैलेंट देखा था जिसे वह एक मुकाम तक लेकर जाना चाहता था। ली ने आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ली फिल्म के लिए फोकस हो गया और थोड़ी ही देर बाद क्रू में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मलाइका ने भी अब कुछ भी नहीं किया था और लगभग इस बात को 1 महीना बीत गया था। इस वक्त नॉर्थ में पतझड़ का मौसम आ गया था, जहां पर रेहान और बाकी लोग शूटिंग कर रहे थे। वहां पर अभी भी गर्मी थी, क्योंकि वह जगह साउथ की तरफ थी। यह मौसम काफी सुहावना था और सभी लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल था। इसी वक्त ताजमहल 5 स्टार होटल हर साल अपने होटल में एक लार्ज स्केल पर बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और इस पार्टी में एक लार्ज स्केल एग्जीबिशन भी होती है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां याचे सब चीजें एग्जीबिशन में लगी होती है। और यहाँ पर अमीर लोग और सेकंड जनरेशन विच पसंद सबसे ज्यादा आती है। स्कोर्स, यहाँ पर वो लड़कियां भी आती हैं जो बाहर से यहाँ पैसा कमाने आई हुई होती हैं। सब लोग ये बात जानते थे कि सेकंड जनरेशन विच पसंद यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के लिए और फन करने के लिए आते थे। साथ ही यह लोग यहाँ पर लड़कियों के साथ ही अपनी कंपनी शेयर करते थे। इस एग्जीबिशन की अरेंजमेंट में अमन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। रेहान का भाई अर्थ इन दिनों खूब मजे कर रहा था। स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग की जगह पर ना होकर अपनी मस्ती में रहता था और वैसे भी उसे वहां पर रहने की जरूरत नहीं थी। अर्थ काफी टाइम से इस एग्जीबिशन के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कहने को तो अर्थ स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, पर कभी भी इस आदमी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। अच्छे से खाने पीने के बाद इसे बस आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। अर्थ अभी नशे में था, परसेंट नहीं। वह अरुण से बात कर सकता था। उसने अरुण को बताया कि मेरे और रेहान के बीच में डील हुई है, वह इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। यह सुनकर अरुण एक्साइटेड होकर बोला, पर क्यों रेहान, क्यों इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता? अरुण का यह स्टूपिड सा सवाल सुनकर अर्थ ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर रेहान यहां पर हमारे साथ आएंगे तो फिर क्या फायदा? बस सारी स्टूपिड लड़कियों को मुझसे दूर कर देंगे। पहले ही सब लड़कियां उन पर मरती हैं। अर्थ के मारने पर अरुण ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने दोबारा मुझे मारा ना तो मैं पक्का स्टूपिड बन जाऊंगा। वैसे इन दोनों बेवकूफ की बात सुनकर भी रेहान को कोई खास गुस्सा नहीं आ रहा था। वैसे भी उसे यह फन कारण बिल्कुल पसंद नहीं था। वह खुद भी इस एग्जीबिशन में नहीं जा रहा था। रेहान ने उन दोनों से कहा, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं वहां पर नहीं जा रहा। अगले कुछ दिन में होटल में ही रहूंगा और गेम्स खेलूंगा। रेहान की बात सुनकर अर्थ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपनी वह सिंगल वॉल याच वहां पर लेकर जाने दोगे। अब आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। रेहान ने अपने प्रॉमिस वाली बात को एडमिट करते हुए कहा, मुझे याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैंने यह भी कहा था जब तक तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़े नहीं करोगे तुम उस बोट का इस्तेमाल कर सकते हो। रेहान की बात सुनकर आज का चेहरा खिल उठा और उसने खुश होते हुए कहा, कुछ भी कहो, वो तो आप मेरे भैया ही। अब हम लोग वहां खूब मजे करने वाले हैं। अर्थ के बाद अरुण ने भी खुश होते हुए अपने दोनों हाथ मसलते हुए कहा, मैंने सुना है कि उस पार्टी में बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी। अब हम लोग वहां अपने लिए अच्छी पार्टनर ढूंढ पाएंगे। अर्थ और अरुण की बात सुनकर रेहान ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, पर जितना मैं जानता हूं वहां पर ज्यादातर डिसेंट लोग नहीं आते हैं और जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो उनके मोटिव भी अच्छे नहीं होते हैं। तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि तुम दोनों संभल कर रहो और अपने आप को किसी से भी चीट होने से बचाओ, क्योंकि इन सब बातों के लिए मैं खुद को परेशान नहीं करने वाला हूं। तुम लोगों को खुद की मदद खुद ही करना होगा। रेहान की बात सुनकर उसके दोनों भाइयों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं, हम इतने भी स्टूपिड नहीं हैं। अपने भाइयों की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टूपिड हूं? रेहान कुछ और बोलता, उससे पहले ही हंसते दोनों भाई धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर जाने लगे। रेहान ने एकदम हेल्पलेस होकर अपना सिर झटक दिया और थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोला, इन लोगों को कुछ भी बोलना बेकार है, हमेशा अपनी मनमानी ही करेंगे। पर अभी भी कहीं ना कहीं रेहान उम्मीद कर रहा था कि उसके दोनों भाई इतनी बेवकूफ नहीं होंगे जितने यह दिखते हैं और थोड़ा समझदारी से उस पार्टी में रहेंगे। यह बात सच थी,
कि उस पार्टी में आने वाली ज्यादातर लड़कियां बाहर के शक्ल से होती थी, जो उस पार्टी में रिच सेकंड जनरेशन लड़कों को इंप्रेस करने के लिए आती थी और बहुत ज्यादा चालाक होती थी। रेहान को डर था कि कहीं यह दोनों आइडियट उन्हीं लड़कियों के हाथों खिलौना ना बन जाए। कुछ सोचते हुए रेहान ने अपने से अपना फोन निकाला और डायरेक्टर नवीन को कॉल किया, जो अभी सेट पर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रेहान ने डायरेक्टर नवीन से कहा, यह लगभग छुट्टियों का टाइम है, क्या आप सभी लोगों को थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं, जिससे इन लोगों को भी फ्रेश होने का टाइम मिल जाए और फिल्म की शूटिंग में भी देरी ना हो। रेहान हमेशा अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत सोचता था। सिर्फ उसके साथ काम करने वाले लोग ही रेहान की इज्जत नहीं करते थे, बल्कि रेहान भी अपने सभी सब ऑर्डिनेट का ध्यान रखता था। जब डायरेक्टर नवीन ने रेहान का सवाल सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, फिल्म का काम बहुत ही सही चल रहा है और हम लोग अपने प्लान से आगे ही चल रहे हैं। अगर हम इन लोगों को कुछ दिन की छुट्टी देते हैं तो भी हमारा काम टाइम पर हो जाएगा। हाँ, पर हम लोग ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। रेहान ने डायरेक्टर नवीन की बात से सहमत होते हुए कहा, ठीक है, फिर सभी लोगों को 3 दिन की छुट्टी दे दो। जो लोग इसी आइलैंड पर रुकना चाहते हैं वह लोग यहाँ रुक जाएंगे और जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं वह लोग जा सकते हैं। आप जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। डायरेक्टर नवीन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वह भी कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं, जिसकी उन्हें जरूरत भी थी। डायरेक्शन का काम इतना भी इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। अब सब एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर नवीन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, वरना उन्हें तो लगातार शूट करना पड़ता था, जबकि बाकी एक्टर्स तो ब्रेक ले लेकर शूट करते थे। डायरेक्टर नवीन से बात करने के बाद रेहान ने अपना फोन रख दिया और कुछ सोचते हुए अपनी ऊटी को रब करने लगा। रेहान इन छुट्टियों में गेम्स खेलने के लिए इस होटल में नहीं रुक सकता था, क्योंकि सोचना भी मीनिंगलेस था। वैसे भी जब सब लोग मौज मस्ती करेंगे तो रेहान अकेला उस कमरे में बैठकर क्या करेगा, और वह भी 3 दिन तक। रेहान ने अपने सभी एम्प्लॉयज को 3 दिन की छुट्टी दे दी थी, ताकि वे लोग भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और फिर से अच्छे से काम शुरू कर सके। दूसरी तरफ ताजमहल 5 स्टार होटल। अमन ने हर साल की तरह इस बार भी एक ग्रैंड पार्टी और एग्जीबिशन रखा है, जिसमें बहुत सारे नामी लोग आएंगे। रेहान के दोनों भाई अर्थ और अरुण भी इस पार्टी में जा रहे थे और दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रेहान के दोनों भाई बिल्कुल भी रेहान की तरह नहीं थे। उन्हें सिर्फ फन और पार्टी चाहिए होती थी, और कहीं ना कहीं कार्तिक ने भी उन्हें बड़े भाई की तरह प्यार देने और उनके पिता ने जो उसके परिवार की सेवा की थी उसका मोल चुकाने के लायन दोनों को स्वास्थ्य पर चढ़ रखा था, जिसके लिए वह लोग अपने पैसों और रुतबे का पूरा इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजनेस में देता था और खुद को हमेशा इन सब चीजों से दूर ही रखता था। रेहान को कहीं ना कहीं अपने दोनों भाइयों की थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वह दोनों बहुत ज्यादा नासमझ थे और हमेशा अपना बचपना करते रहते थे। वैसे तो रेहान थोड़ा टाइम अपने खुद के साथ बिताना चाहता था और बहुत हद तक वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहता था, पर होटल में बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत ज्यादा बोरिंग काम था। इसीलिए उसने कहीं बाहर जाने का सोचा। रेहान के दिमाग में पहला ख्याल उसी आइलैंड का आया जहां पर बाकी सब लोग एंजॉय करने जाते हैं। यह हॉलिडे का टाइम था, इसीलिए हो ना हो वहां पर पूरा समंदर लोगों से भरा होगा। इसीलिए रेहान वहां नहीं जाना चाहता था। रेहान ने बहुत देर तक सोचा, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और साशा से चुकिया। उसके बाद उसने अपने बगल में खड़ी मैगी से पूछा, मैगी तुम्हें क्या लगता है, हमें खेलने के लिए कहां जाना चाहिए? मैगी ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, मुझे इस बारे में नहीं पता है, जहां ये मास्टर जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। मैगी ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी रिधिमा बाहर से अंदर आए और आते ही उसने कहा, चलो समंदर के पास चलते हैं, वहीं जाकर खेलेंगे। वैसे भी लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। मैं उस वक्त उस याच से आई थी, मैं फिर से उसी याच में वहां जाना चाहती हूं। यह सुनकर रेहान ने रिद्धिमा से कहा, सिंगल वेल याच, यह तो मैंने अर्थ को दी है, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम उनके साथ चली जाओ। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा सोचो भी मत, मुझे नहीं पता वह लोग वहां पर क्या करेंगे, मैं उनके साथ कहीं नहीं जा रही। रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ सोचकर रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सिंगल वाहिल याच से उस छोटी याच को ड्राइव करके बाहर ला सकते हो?
और पानी में आसपास चला सकते हो? रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन हैरानी से हिलाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे पास एक और याच है। ऑलराइट, लेट्स गो। जैसे ही रिद्धिमा ने सुना कि रेहान ने हाँ भर दी है जाने की, तो वह खुशी से उछलते हुए यह कहते हुए कमरे से बाहर चली गई कि मैं जाकर बाकी लोगों से पूछती हूं, अगर उन्हें भी चलना हो तो। रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा लोगों को मत बोलना, बोट बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने बाहर से ही उसे कहा, ठीक है, मैं समझ गई। छुट्टी के पहले दिन रेहान ने उस दूसरी आजच को बाहर निकाला ताकि वह उसे चला सके। उस दूसरी आज को सिंगल व्हेल याच में ही पार्क किया गया था और इस दूसरी याच को नंबर 2 नाम दिया गया था। यह बहुत ही सिंपल और क्लियर था। जब रेहान समुद्र की तरफ चला गया तो अर्थ बहुत ज्यादा खुश हो गया। कॉली अब पूरी सिंगल वाहे याच का कंट्रोल उसके हाथ में था और कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी मनमानी कर रहा था और जिस एटीट्यूड से अर्थस याच में खड़ा था और उसे ड्राइव कर रहा था, बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने साथ सिर्फ मैगी, कियारा और विदिमा को ही लाया था। कयू की शाशा उस वक्त स्कूल के किसी काम से वापस यूनिवर्सिटी गई थी। हॉलिडे के टाइम पर भी शाशा सबसे ज्यादा बिजी थी। कायू की उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से अपनी छुट्टियां मना रहे थे। उस बोट को चलाते चलते रेहान और बाकी 3 लड़कियां काफी दूर आ गए थे और किसी ऐसे आइलैंड पर आ गए थे जहां शायद ही कोई रहता होगा। ससरा बोट थोड़ी हैवी थी, इसीलिए रेहान ने उसे समुद्र के किनारे से थोड़ी पहले ही रोक दिया और बाकी सभी लोग किनारे तक तैर कर गए। उस आइलैंड की हिस्ट्री काफी रोचक थी और पहले के टाइम में यह आइलैंड ज्यादातर बिजनेस के लिए काम आता था। बहुत सारे जहाज आज भी ऐसे हैं जो उस वक्त पानी में डूब गए थे, पर वक्त के साथ अब शायद उन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल था, किसी के लिए भी। खैर, रेहान और बाकी सब तो यह सिर्फ घूमने और डाइविंग करने आए थे। उन्हें कुछ एडवेंचर नहीं करना था ऐसा वैसा। हाँ, अगर इस दौरान उनके हाथ कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज लग जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, और ना मिले तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। यह समुद्र काम से काम 10 मीटर गहरा था और बहुत सारी ब्यूटीफुल कोरल रीफ से ढका हुआ था। सूरज की रोशनी को वहां समुद्र की गहराई तक जाते हुए देखा जा सकता है और लाखों छोटी बड़ी मछलियां एक साथ ग्रुप में वहां तैर रही थी। पर यह मछलियां लोगों से बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि यह तो लोगों के चारों तरफ स्किल बनाकर तैर रही थी। यह सारा नजारा बेहद खूबसूरत था। रेहान और बाकी सब लोग इस वक्त उसी समुद्र में तैर रहे थे। रेहान ने अपनी वाटरप्रूफ वॉच में टाइम देखा। वो लोग पिछले 20 मिनट से पानी में थे। इतनी देर तक पानी के तल पर रहना सेफ नहीं था। इसी रेहान ने बाकी सभी 3 लड़कियों को वापस बोट में ऊपर भेजने का फैसला किया। इस वक्त वदमा ने, जो सबसे सामने तैर रही थी, वह पीछे मुड़ी और बाकी सबको उसे फॉलो करने को कहा, जैसे उसे कोई चीज मिल गई हो। उनमें से कुछ लोग कोरल रीफ के पोजीशन में स्वामिंग कर रहे थे। तभी रिद्धिमा ने एक स्मॉल केव की तरफ पॉइंट किया और सबसे कहा कि वे लोग उसमें देखें। एंड में सब लोगों ने सच में कुछ देखा। शायद पानी के बहाव की वजह से केव में को मिट्टी थी। वह साफ हो गई थी और उसमें से एक छोटा सा मेटल रिफ्लेक्ट कर रहा था। रेहान ने लोकेशन को बताते हुए सबसे कहा कि वे लोग वापस समंदर के ऊपर चले जाएं। वापस शिप पर आने के बाद रिद्धिमा ने अपना मास्क हटाया और एक गहरी सांस ली और फिर एक्साइटेड होकर बोली, मैंने उस खाली जगह में कुछ लाइट जैसा महसूस किया था। क्या वहां पर कुछ है? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पानी के अंदर तैरना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आधे घंटे में तो ये सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। हालांकि पानी के अंदर की खोज ने इन सबको काफी एक्साइटेड बना दिया था। विदिमा ने थोड़ी संभावना जताते हुए कहा, करिक, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यह रास्ता मर्चेंट शिप्स के लिए हुआ करता था? तो क्या तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ मिला क्या? विदिमा की बात सुनकर कियारा ने उससे कहा, कैसी बात कर रही हो यार, ये बहुत सालों पुरानी बात है, और अगर इतना आसान होता ये सब कुछ ढूंढना तो हमसे पहले बहुत सारे लोग अब तक इसे ढूंढ चुके होते। कुछ देर शिप पर आराम करने के बाद कियारा और बाकी सब ने अपने इक्विपमेंट लिए और वापस पानी में चले गए ताकि यह पता कर सके कि उन्होंने अभी की देखा था।
इस बार उनके पास इक्विपमेंट थे, इसीलिए उन्होंने उसकी मदद से पाए केव के आसपास की सारी मिट्टी हटाई और उसके बाद उन्होंने एक्साइटेड होकर देखा कि वहां से जाने का रास्ता उन्हें मिल गया था। और जब उन लोगों ने उस केव में देखा तो उसमें एक मेटल बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर लग रहा था जैसे वह सोने से बना हो, लगभग 40 सेंटीमीटर बड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा था। यह बॉक्स यहां पर इसीलिए था क्योंकि पहले लोग पैक्याम्पो की बजाय धातु काम में लेते थे, और जब वो मछली शिप गुजरा होगा और पानी में डूब रहा होगा तब यह डब्बा यहीं पर रह गया होगा और कोरल रीफ से आइस ढक गया होगा। इन लोगों ने टूल्स की मदद से उन कोरल को उस डब्बे के आसपास से हटाया और फाइनली अब वो डब्बा उसके पास था। वैसे वो लोग इस डब्बे को पानी के अंदर ही खोलने की जल्दी में नहीं थे, पर उन लोगों ने पम्मा में उस बॉक्स को होल्ड करने के लिए एक बैग लिया हुआ था, जिसे उन लोगों ने डालकर समुद्र के ऊपरी हिस्से में फेंक दिया। जब इतनी मेहनत के बाद रेहान और बाकी सब ने उस बॉक्स को पाया था तो सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सब लोग अब देखना चाहते थे कि इस डिब्बे में ऐसा क्या खजाना उनके हाथ लगता है। सब लोग एक दूसरे को समझा रहे थे कि आराम से इस डब्बे को खोलो और इस बॉक्स को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे यह सोने का बना हो। इन लोगों ने इतनी देर तक जो मेहनत की वो ये पर थी, यहां तक कि रेहान भी अपनी सांस रोककर इस बॉक्स के ओपन होने का इंतजार कर रहा था। मैगी के हाथ में एक टूल था जिससे वह बहुत ही सावधानी से इस बॉक्स को खोल रही थी। सब लोगों के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। अभी तक उन लोगों ने जितनी मेहनत की थी वह सब कुछ अब वह देखने वाले थे। वह बॉक्स काफी टाइम से पानी में था, इसीलिए उसे खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसे खोलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली थी। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और उसने एक्साइटमेंट में सबसे कहा, यह बॉक्स सोने का बना हुआ है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बहुत प्रेशियस चीज होगी। मैं सही कह रही हूं ना? कियारा ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। पता नहीं ये सोने की बनी है या कुछ और। इसे इस पानी में खोए हुए बहुत साल हो गए हैं और इतने सालों से ये पानी में ही है। तभी रेहान ने कहा, हम इतना टेंस क्यों हैं? हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। जब तक खुलेंगे नहीं तब तो पता कैसे चलेगा। फाइनली लगभग 10 मिनट तक मेहनत करने के बाद मैगी ने बहुत ही प्राइड के साथ धीरे धीरे बॉक्स को खोला और उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी मिट्टी भरी हुई थी जो पानी में होने की वजह से पूरी तरह मठ बन चुका था। रेहान और बाकी सभी ने बहुत ही एक्साइटमेंट पर थोड़े पेशेंस के साथ उस मिट्टी को हटाया और उसके बाद उनके सामने जो चीज थी उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने से वह बहुत चमक रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है, पर अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यह कोई क्राफ्ट और कप थे और वह बहुत ज्यादा चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सालों पहले उसे पानी में फेंक दिया हो और फिर भी वह अभी तक डैमेज नहीं हुई थी। अभी भी एक क्राफ्ट बिल्कुल सही थी। मैगी ने बहुत ही संभाल कर उसमें से एक पीस को अपने हाथ पर रखा और फिर गौर से उसे देखने लगी। उसे बहुत ही अच्छा मुझसे कहा, यह कोई कांच का प्रोडक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी कि कोई चीज जो कांच की बनी हुई हो और इतने सालों से पानी में होते हुए भी इस पर एक भी खरोच तक नहीं आई। जैसे ही मैगी ने कहा कि यह कांच की बनी हुई है तो सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी रिद्धिमा ने हैरान होते हुए लगभग अपनी आंखें बाहर निकालते हुए कहा, वट, क्या कहा तुमने? यह हो ही नहीं सकता, तुमने गलत अनुमान लगाया है। रेहान ने भी उसमें से एक क्राफ्ट को अपने हाथ में लिया और बहुत ही ध्यान से उसे संभालते हुए एग्जामिन करने लगा। रेहान ने हल्के से अपनी उंगलियों से उस क्राफ्ट पर थोड़ा सा नॉक करके देखा और उसके बाद अपनी गर्दन हाँ में हिलाते। कोई बोला, मैगी सही कह रही है, यह ग्लास से बना है। कियारा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भी हैरान होकर बोला, हो ही नहीं सकता, यह ग्लास कैसे हो सकता है? कहीं तुमने क्रिस्टल को ग्लास तो नहीं मान लिया है? मैगी ने कियारा की बात का जवाब देते हुए कहा, यह ग्लास ही है और मैं अभी भी ग्लास और क्रिस्टल के बीच का डिफरेंस बता सकती हूं। जैसे ही मैगी ने उस बॉक्स को खोला तो सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी विश्वास सा नहीं आ रहा था कि एक इतने पुराने डब्बे में जो बहुत ही अच्छी निकाशी के साथ बनाया गया था उसमें कोई क्राफ्ट और कप निकलेगा। जैसे ही उन सब लोगों ने उसे हाथ में लिया उन्होंने पाया कि वह ग्लास का बना हुआ है। तभी कियारा और रिद्धिमा को विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा कि शायद यह क्रिस्टल का बना हुआ है जिसे हम ग्लास समझ रहे हैं। जब मैगी ने कहा कि वह प्रूफ कर सकती है कि यह ग्लास है क्राफ्ट,
नहीं तो रिद्धिमा ने हैरान होकर कहा, यह कैसे ग्लास हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कोई कोइंसिडेंस ही था कि इतने गहरे समुद्र में इन लोगों ने इतनी मेहनत कर। रेहान की बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी का अनुमान अक्सर बिल्कुल सही जाता था, क्योंकि उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। और अगर जनरली देखा जाए तो रेहान के लिए 1 मिलियन या 10 मिलियन ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा एक सेलिब्रिटी थी, इसीलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसके लिए 1 मिलियन एंड 10 मिलियन रप बहुत ज्यादा थे। पास्ट में रिद्धिमा सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की थी और उसका बैकग्राउंड भी कोई हाई नहीं था। वैसे सच कहे तो रिद्धिमा पहले थोड़ी उदास हो गई थी, पर जब उसे पता चला कि उसने एक ऐसा एंटीक पीस सर्च किया है जिसकी कीमत मिलियन में है, तो वह जल्दी से वापस अपनी एक्साइटमेंट में पानी में जाकर सर्च करना शुरू कर रही थी। वह तो रेहान ने उसे रोक लिया, वरना वह सर्च में पानी में कूदकर कोई नया एंटीक पीस जरूर ढूंढ निकालते। रेहान ने उसे हंसते हुए कहा, तुम अब रेस्ट कर सकती हो। पानी में इतना भी खजाना नहीं दबा हुआ है जो तुम एक ही दिन में निकाल लो। हमें आज के दिन को अपना लकी दिन समझना चाहिए और खुश होना चाहिए। रेहान के कहने के बाद कियारा ने भी उससे कहा, अब लगभग रात होने वाली है, तुम नीचे जाकर अब क्या करोगी? मेरे साथ आओ, हम लोग कुकिंग करते हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? रिडीमर को भी याद आया कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद कल फिर से कुछ नया सर्च करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर भी अपने आप को लकी मानते हैं। अगर जिंदगी में एक बार भी वह लोग ऐसा कोई खजाना ढूंढते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ ऐसा होता है कि जब भी वह ऐसे किसी खजाने को बेचने जाते हैं तो उससे उन्हें मिलने वाला पैसा उनकी पोस्ट से बहुत कम होता है, क्योंकि वह लोग इक्विपमेंट, मटेरियल और मैन पावर में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। इसीलिए इस तरह का एडवेंचर या फिर सर्चिंग ज्यादातर सेकंड रिच जनरेशन के अमीर लोग ही करते हैं, ताकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करने को मिल सके। इन लोगों को कमाने या खोने का डर नहीं होता है, इनके लिए सब कुछ सिर्फ एक खेल होता है। कुछ देर बाद रेहान ने उस बॉक्स को दूर रख दिया और शिप के ऊपर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखने लगा। जहाज के ऊपर बैठकर सूरज देखना बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है, और रेहान ने जब यह देखा तो वह थोड़ा इमोशनल हो गया। रेहान को कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करने को नहीं मिला जो वर्थफुल हो। इतना सारा पैसा उसके जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी कर रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि अपने परिवार को अच्छा खाना दे सके और उनकी जरूरतें पूरी कर सके, ताकि वह लोग इस मतलबी दुनिया में जी सके। एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ गोल्स रखता है, जैसे अपने लिए एक घर खरीदना, एक गाड़ी खरीदना, एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना। यही सपना होता है इन लोगों का। फिर भी यह सब कुछ बहुत थका देने वाला काम था, और अपने खाली टाइम में इस तरह का एंटरटेनमेंट काफी संतुष्टि देता है। पर इस वक्त रेहान कुछ अलग था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास पैसे आ जाने की वजह से उसका जिंदगी में पैसे और फ्रीडम के लिए लड़ने का जुनून ही खत्म हो गया है। उसे लगता है कि उसने जो भी किया वह सब कुछ बहुत बोरिंग है। शायद अब उसे कुछ इंटरेस्टिंग अप लाइफ में चाहिए था। रेहान को अपने आप में इतना खोया हुआ देखकर मैगी ने उससे पूछा, यंग मास्टर आप क्या सोच रहे हैं? रेहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मैगी से कहा, मैं सोच रहा हूं कि कैसे अपने सारे पैसे खर्च करो। रेहान ने अभी अभी जो कहा मैग को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने सोचा कि एक बॉडीगार्ड के तौर पर वह हमेशा रेहान के साथ रहती है। ऐसी क्या बात है जो रेहान को परेशान कर रही है? मैगी को इतना सोचता हुआ देखकर रेहान समझ गया कि उसकी कहीं बात उसे समझ नहीं आई है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सामने की तरफ देखने लगा। मैं मिडिल क्लास लोगों को कभी भी अमीर लोगों की परेशानी समझ नहीं आएगी, और शायद अमीर लोग खुद भी नहीं जानते कि वह कैसे अपनी परेशानी को लोगों को बताएं। रेहान यह सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जब रेहान ने फोन उठाकर देखा तो दूसरी तरफ उसका भाई अर्थ था। फोन उठाते ही रेहान ने थोड़ा गुस्सा करते हुए अपने भाई से कहा, क्या है, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? अगर तुम्हें इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है तो भी मुझे फोन मत करो। रेहान के बोलते ही दूसरी तरफ से अर्थ ने रेहानत से कहा, रेहान ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने एक बोट का एक्सीडेंट कर दिया है। जैसे ही रेहान ने अर्थ की बात सुनी वह एकदम से हैरान रह गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक बोट का एक्सीडेंट कर दिया हो? क्या रहा है? वहां पर रेहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस शिप को चलाने वाला इंसान बहुत ही समझदार है।
वह कैसे किसी बोट का एक्सीडेंट कर सकता है। रेहान को अपनी शिप के डैमेज होने से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर डैमेज हुई होगी तो उसे रिप्लाई किया जा सकता है। रेहान को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि इसे किसी की जिंदगी पर कोई असर ना हो और किसी को चोट ना लगी हो। अर्थ ने पछतावे के साथ कहा, इसमें अभिनव की कोई गलती नहीं है। वह उस वक्त शिप पर नहीं था। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने जिस शिप का एक्सीडेंट किया है उसके मालिक ने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है। रेहान को अर्थ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा कि वह अर्थ के मुंह पर मुक्का मारना चाहता था। मुझे लग रहा था कि अगर अर्थ को वोट चलानी नहीं आती है तो वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। रेहान ने गुस्से में अर्थ को बोला, अभिनव कहां है और वह तुम्हारे साथ बोर्ड पर क्यों नहीं है? अर्थ ने अभी भी लापरवाही से धीरे से कहा, वह है या? मुझे लगा कि वह रास्ते में है, इसीलिए मैंने उसे नहीं आने दिया। रेहान को लगा अभी अभी अर्थ ने जो कहा वह सच है, इसीलिए उसने उससे कहा, डैम इट, रुको, मैं अब वापस जाऊंगा। किस्मत से रेहान की बोट ज्यादा दूर नहीं थी। अगर रेहान उस बोट को हाईएस्ट स्पीड से चलाता है तो 1 घंटे में वह वापस उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाएंगे। अगर अर्थ रेहान को सच बताता तो शायद रेहान खुद ही उन्हें मार देता। असल में अर्थ और अरुण ने एक ही तरह की गलती दी थी। वे दोनों कुछ लड़कियों का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें अपनी बोट में बैठा सके और उनके साथ उस दिन पार्टी में जा सके। अभिनव बिल्कुल भी अर्थ और अरुण जैसा नहीं था और ना ही अर्थ और अरुण को अभिनव की कंपनी पसंद थी। अर्थ को लगता था कि अभिनव उनके फन में एक बाधा है, इसीलिए उसने रैंडम कोई कारण ढूंढकर उसे वहां से भेज दिया और अभिनव को उन्हें फॉलो करने से भी मना कर दिया। रेहान यहां पर था नहीं और अभिनव को उन लोगों ने दूर भेज दिया था, इसलिए अब पूरा शिप सिर्फ उन दोनों के कंट्रोल में था। सिंगल हन वहल की ब्यूटी के सामने कोई भी शिप खड़ी नहीं हो सकती थी। उस पूरे डॉक पर सिर्फ रेहान की ही बोट थी जो इतनी सुंदर थी और जिसका मुकाबला कोई दूसरी शिप नहीं कर सकती थी। उस पूरी शिप के ऊपर वह दोनों अकेले ही थे और राजाओं की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे थे। उनके चारों तरफ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान में उड़ रहे हैं और उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। लड़कियों के सामने शोज ऑफ करने के चक्कर में खुद ही उस शिप को ड्राइव कर लिया था। पहले तो वह शिप बहुत ही स्मूथली चल रहा था, पर उसके बाद थोड़ा आगे जाकर जब शिप पोर्ट से आगे आया तब अर्थ के लिए उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। ड्राइविंग सीट के चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां उससे घिरी हुई थी, इसीलिए वह अपना कंट्रोल खो गया और यह सब हुआ। हालांकि शिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर किसी को नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन था। अर्थ की हुई बेवकूफी को एक बार फिर रेहान को संभालना था। अर्थ हमेशा अपना बचपना कर कर सारी बातें रेहान पर डाल देता था और इतने विश्वास के साथ डालता था कि उसका भाई कोई सुपर है जो पलक झपकते ही उसके फैलाए सारे रायते को समेट देगा। अर्थ ने रेहान से झूठ बोल दिया था कि अभिनव उनके साथ नहीं आ पाया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि शायद वह पहले से ही आंच में है, जबकि सच तो यह था कि अर्थ और अरुण ने जानबूझकर अभिनव को डाइवर्ट किया था ताकि वे लोग उसके साथ ना जाकर अकेले जा सके। अब रेहान को ही सारा काम संभालना था, पर कौन जाने कहां किससे मुलाकात हो जाए और कौन सी बात किसकी बेरुखी जिंदगी को गुलजार कर दे। अर्थ के शो और असोन लव के चक्कर में उसकी याच जिस दूसरी शिप से टकराई थी वह एक लड़की की थी और अर्थ की याच इस तरह से उस छोटी याच पर टकराई कि वह लगभग पानी में डूबने वाली थी। खुशकिस्मती से अर्थ ने उस याच की स्पीड कम रखी थी, इसीलिए दोनों बच गए, वरना शायद वह छोटी आजच अभी किसी किनारे पर टूटी पड़ी होती। सिया बहुत फेमस एक्ट्रेस है जिसने इतनी सी उम्र में अपना बहुत नाम बना लिया था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी टैलेंट की बहुत तारीफ होती थी। सिया सिर्फ 20 साल की थी जब उसने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और अभी तक बहुत सारी बेस्ट फीमेल लीड अवार्ड अपने नाम कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात उसकी आवाज बहुत ज्यादा प्यारी थी। इतनी प्यारी कि जब भी वह गाती थी लोगों में एक अलग ही जोश आ जाता था। सिया बिल्कुल एक अप्सरा की तरह लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई परी स्वर्ग से जमीन पर आई है। सिया एक खुश मिजाज लड़की है जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग हर वक्त उसे घूरते रहे या उसके ऊपर नजर रखें। जब से सिया फेमस हुई है तब से उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई हैं।
उसके ऊपर हर वक्त कोई ना कोई अपनी नजरें लगता था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या खाती थी, क्या पीती थी, पर लोगों को यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी। यहां तक कि वह जब भी अपने घर से बाहर जाती थी और जहां भी जाती थी, काउंटलेस फैन उसके आगे पीछे घूमने लगते थे। और इन्हीं सब बातों की वजह से सिया को लग रहा था कि उसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई है। उसकी अपनी खुद की जिंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। हर वक्त लोगों से घिरे रहने की वजह से उसे ऐसा लगता था कि वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी सिया है। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसे सेलिब्रिटी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी वजह से अब वह अपनी छोटी छोटी बातों से खुश नहीं हो सकती थी जो उसे पहले खुशियां देते थे। इन सब बातों से ऐसा नहीं था कि सिया को अपने टैलेंट पर घमंड हो गया था और वह ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी, बल्कि फैंस के साथ हमेशा सिया डाउन टू अर्थ ही रहा करती थी और उनसे बहुत अच्छा बिहेव किया करती थी। ओवरऑल सिया सिर्फ इतना चाहती थी कि वह एक शांत जिंदगी जी सके और उसे खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिल सके, जिसमें वह अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को पूरा कर सके, ना कि हर वक्त लोग उस पर इस तरह नजर रखें जैसे किसी पार्क में बैठे हुए बंदर पर। आज सिया को फाइनली थोड़ा टाइम मिला था। उसके बिजी शेड्यूल से, जिसमें वह अपनी खरीदे हुए नए याच पर अकेले ड्राइव करते हुए थोड़ा फन करना चाहती थी, खैर वह अपना यह पीस मोमेंट एंजॉय कर पाती। उससे पहले ही एक इतने बड़े याच ने आकर उसके याच को बिना किसी कारण से टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से आज वह डूबती डूबती बची थी। अचानक से टकराए इस जहाज ने सिया को कुछ देर के लिए कलाबाजी के अखाड़े में खड़ा कर दिया था, जहां उसे खुद को बचाने का हुनर दिखाना था। उसकी बॉडी कई बार नाव में इधर उधर टकराने लगी और उसने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, और इस वजह से उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट भी लग गया। इतने बड़े सदमे के बाद सिया ने देखा कि साइड में जो वोट है वह वहीं पर रुक गई है, और उस इतनी बड़ी वोट में से कोई भी एक बार भी बाहर तक नहीं आया, यह तक देखने नहीं आया कि वो ठीक है या नहीं। यह सब देखकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सिया ने खुद से बात करते हुए गुस्से में कहा, आप इतने बड़े समुद्र में मैं कहां जाऊं? मैं तो अपनी ही रास्ते पर जा रही थी, पर इस बेवकूफ आदमी की वजह से यही अटक गई। यह मेरी नई बोट थी जिसे मैंने 50 मिलियन में खरीदा था। नाक के ऊपर इतना बड़ा पल्स देखकर मुझे नहीं लगता कि अब यह रिपेयर भी हो सकती है। मुझे हीट करने के बाद अब यह शिप कहीं भी नहीं जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी इस शिप से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। सामाए सिया को नहीं पता था कि यह साले मुसीबतें खड़ी करने वाला अर्थ है, और दूसरी तरफ अर्थ वह अपने कपड़े पहनने में बिजी था। वैसे भी वह कैसे इतने थोड़े से टाइम में बाहर आकर सिचुएशन को देख सकता था। सिया ने खुद ही से बात करते हुए उन लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, तुम लोगों ने मेरी बोट को क्रश किया है। मैं इसके लिए तुम लोगों से पैसे लेकर रहूंगी। बिना पैसे लिए मैं किसी को भी यहां से नहीं जाने दूंगी। कुछ देर बाद सिया ने हिम्मत कर उस बड़ी याच पर चढ़ाई कर दी और असली कल्प्रिट्स किया और उसे खूब सुनाया। आफ्टर ऑल सिया एक सुपरस्टार है और उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिया को अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लग रहा था जब सिया ने देखा कि इस पूरे वोट में सिर्फ 2 ही लड़के हैं। उन चालाक लड़कियों के ग्रुप को छोड़कर तो उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि वह लोग थोड़ा डर रहेगी। सिया में बहुत सारे गुणों के साथ एक टैलेंट यह भी था कि वह ब्लैक बेल्ट 7 स्टेज की कराटे प्लेयर थी, और अगर वह चाहती तो अपनी इस टैलेंट से उन लोगों पर हमला कर सकती थी। सिया ने बहुत देर तक उन लोगों को सुनाया, और उसके बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो उसने आखिर में सिर्फ एक शब्द कहा। कंपनसेटर स्टार होने के बाद भी सिया बहुत ज्यादा अमीर नहीं थी। वह पैसे जो एक सुपरस्टार कमाता है वह बहुत ज्यादा होती है, पर उन लोगों के इतने ज्यादा खर्चे होते हैं कि उनके पास सेविंग के नाम पर बहुत कम पैसे बचते हैं। बेस्ट क्लॉथ शूज बैग और इतने ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक ज्वेलरी ताकि यह लोग अपने आप को खूबसूरत दिखा सके। इन सब चीजों पर इनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और खाने पीने और रहने के मामले में भी इन लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हर चीज में इन्हें अपने आप को बेस्ट दिखाना पड़ता है, वरना इन लोगों की रेपुटेशन पर इसका फर्क पड़ता है और लोग इन्हें फर्स्ट रेट सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसी वजह से सिया जितने भी पैसे कमाती हैं उतनी ही जल्दी सब खर्च भी हो जाते हैं। फाइनली बहुत मुश्किल से उसने कुछ पैसे जोड़े थे ताकि वह यह आज खरीद सके, पर उसने इसे भी लोन लेकर खरीदा है। अभी तक इसका पेंट भी नहीं सूखा था और इन लोगों ने उसकी इस कड़ी मेहनत से खरीदी हुई याच को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा आता साथ ही सिया ने उन लोगों को धमकाते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे मेरे पास से दो,
तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम लोग मुझे परेशान करने की सोचना भी मत। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं एक औरत हूं और तुम लोग मुझे परेशान कर सकती हो, तो मैं बता दूं कि मेरे पास बॉडीगार्ड है और वह जल्दी ही यहां पर होंगे। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। अर्थ जानता था कि उसने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वह सच में इस लड़की को पानी में फेंक देना चाहता था और अपनी नाव लेकर यहां से भाग जाना चाहता था। फिर भी जब उसने सुना कि इस लड़की के पास बॉडीगार्ड है, तो उसे रिलायंस हुआ कि यह लड़की कोई सिंपल लड़की नहीं है, और अगर और वहां से भाग भी जाता है तो वह अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर लेगा। उस बोट के ऊपर जितने भी लोग थे, उन लोगों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सिया मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है, और शायद इसका कारण यह था कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर चोट की वजह से खून आए हुए थे, और वह दिखने में बहुत लड़ाकू लग रही थी। इतनी बड़ी गलती करने के बाद अर्थ खुद से कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय रेहान को कॉल करने के। दूसरी तरफ सिया ने भी अपने बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था और वह लोग भी जल्दी ही आने वाले थे। सिया को अब खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था इस बात से कि यह लोग कुछ भी डरती ट्रिक उसके साथ कर सकते हैं। सिया ने फिर से अपनी आंखों को और थोड़ा गहरा करते हुए और बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहा, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुमने आप पर कोई बचाने आएगा, तो तुम लोगों के लिए यह सोचना बेकार है। अगर तुम लोगों को मुझे पैसे देने हैं तो देने हैं। अब ये मत कहना कि इतनी बड़ी याच तुम लोग ड्राइव कर रहे हो, पर तुम लोगों के पास मुझे देने के लिए कंपनसेशन नहीं है। सिया की बात सुनकर अर्थ लूजर्स की तरह स्माइल करते हुए कहा, मैं सच में यह कंपनसेशन फोन नहीं कर सकता। यह शिप मेरी नहीं है, बल्कि मेरे भाई की है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वह जल्दी ही यहां आने वाले हैं। सिया ने उस शिप पर उन सुंदर लड़कियों को देखते हुए अर्थ से कहा, तो इसका मतलब तुम किसी और की शिप को उधार पर लेकर चला रहे हो? जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम ये अमीर बनकर क्यों दिखा रहे हो? आजकल बहुत सारे लोग कपड़े और गाड़ियां उधार पे लेते हैं ताकि लड़कियों को इंप्रेस कर सके, पर यह बहुत ही रेयर है कि कोई इतनी बड़ी शिप को बोरो कर लड़कियों को अपने साथ घुमा रहा है। इस याच को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी कीमत बिलियन में है। इस बोर्ड का असली मालिक कितना ज्यादा एम्बिशियस होगा जो उसने दूसरों को इतनी महंगी याच उधार पर दे दी थी, इस बात की परवाह किए कि वह लोग इतनी महंगी चीज को संभाल कर रख भी पाएंगे या नहीं। सिया खुद भी बहुत हैरान थी जब उसने सिंगल हंडवाहिल को इतनी खूबसूरती से डेकोरेटेड हुआ देखा। सिया जब गुस्से में थी तब उसने यह सब चीजें नोटिस नहीं की थी, पर अब वह यह खूबसूरत आजच देख सकती थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इतनी खूबसूरत लग्जरी और बड़ी याच को कोई साधारण आदमी नहीं खरीद सकता है। इस याच का जो भी मालिक है वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। इवन अगर वह खुद एक बड़ी स्टार है तो भी वो उबाएगी। वह इस याच के मालिक के बराबर में अपनी टर्म एंड कंडीशन नहीं रख सकती। जैसे ही सिया ने इस बारे में सोचा, उसका दिल एकदम से घबराने लगा और वह थोड़ा डर गई। इस शिप का मालिक कुछ ही देर में यहां आने वाला है और इसे नहीं पता कि इसे उससे बात करनी चाहिए या शायद आइस। अगर उस आदमी ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर गलत अफवाह उड़ा दी तो शायद सिया उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर पाए। शिप के ऊपर इतने सारे लोगों को देखकर, खासकर उन लड़कियों के ग्रुप को देखकर, सिया ने अपने मन में सोचा कि हो ना हो इस आजज का मालिक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। क्या हो अगर इतने बेसमुद्र में और इतनी सुनसान जगह पर एक कमजोर और निहाय लड़की को यह लोग परेशान करें या फिर इसके साथ कुछ कर दे। सिया अब थोड़ी परेशान हो गई थी और इन सभी बातों के बारे में वह सोचने लगी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके बॉडीगार्ड सही टाइम पर पहुंच जाए, वरना पता नहीं उसके साथ क्या हो। किस्मत से समुद्र जहां इन दोनों की बोट क्रश हुई है वह किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे। जैसे ही सिया के बॉडीगार्ड ने यह न्यूज सुनी, हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। कि सिया को उनकी जरूरत है, तो भी लोग तुरंत वहां से भागकर सिया की मदद करने के लिए पानी की तरफ बढ़े। रेहान इस वक्त समुद्र में हाई स्पीड से अपनी आजज को चला रहा था, 41 नॉट स्पीड से, जो कि हाईएस्ट स्पीड थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे यह नाव पानी के सरफेस पर उड़ रही हो। पहले तो सिया बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रही थी, पर उसके बाद उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी थी, क्योंकि शायद उसे भी एहसास हो रहा था कि जिन लोगों से वह पंगा लेने जा रहे हैं वह कोई आम लोग नहीं है।
भले ही सिया कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पर फिर भी वह इतने बड़े आदमी से सिर्फ कंपनसेशन के लिए झगड़ा नहीं कर सकती थी, जिसके पास सिंगल वेल जैसी याच थी। सिया ने अब धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि उसे याच के मालिक से मिलना चाहिए या ही नहीं। दूसरी तरफ रेहान अपनी याच को फुल स्पीड से समुद्र में दौड़ा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका याच पानी में पैर नहीं रहा है, बल्कि पानी के सरफेस पर उड़ रहा है। लगभग 20 मिनट में रेहान एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच गया था। उसने दूर से अपनी सिंगल हनवेल को देखा और उसके पास खड़ी छोटी सी आंच को भी देखा, जो समुद्र के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे तैर रही थी। सिंगल हर्नवेल ने पानी का बहुत सारा एरिया घेरा हुआ था। रेहान की याच बहुत ही स्पेशल स्टील से बनाई गई थी। वहीं दूसरी वाली याच जो कि सिया की थी, उसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था। सिया की याच के पर बहुत बड़ा छेद हो गया था और समुद्र का पानी उस नाव में भर रहा था। अगर उस जहाज में वाटरप्रूफ चेंबर नहीं होता तो शायद अभी तक बहुत सारा पानी इस जहाज में भर चुका होता। अर्थ ने दूर से रेहान की नंबर 2 बोट को देखा और खुश होकर जोर जोर से वहीं पर उछलने लगा, जैसे उसे बचाने के लिए कोई सेविया आया हो। अर्थ ने सिया को देखते हुए खुश होकर बोला, वह देखो, इस बोट का ओनर वही है, वह यही आ रहा है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने सच कहा था ना। अर्थ की बात सुनकर सिया ने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। 4 बॉडीगार्ड सिया के पीछे खड़े थे, जो उसे बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे थे। सिया सिर्फ बोट के ओनर का इंतजार कर रही थी कि वह आए और उसके साथ कंपनसेशन को लेकर डिस्कशन करें। सिया को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बोट को कौन चला रहा था। उसे बस अपने कंपनसेशन से मतलब था, जो भी उसे वह देगा। सिया उसी से खुश है। अपनी एकदम नई बोट को इतनी बुरी हालत में देखकर सिया का दिल बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, इतना ज्यादा कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। शिप नंबर 2 डायरेक्टली सिंगल हनवेल के अंदर आ गई। रेहान उस शिप से बाहर आया और उन दोनों लोगों के बीच में चल रही बातों को देखने लगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर खून था, जो अभी भी कहीं कहीं उसके चेहरे पर दिख रहा था, और उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ और अरुण अपनी गर्दन झुकाकर वहां पर खड़े थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, और उनसे कुछ ही दूरी पर लड़कियों का एक ग्रुप था, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें उन्हीं पर रुक जाएं। लड़कियों के उस ग्रुप को देखकर रेहान को गुस्सा बढ़ गया। इन दोनों लड़कों ने सच में उसकी इस इतनी अच्छी वोट पर इन लड़कियों के साथ ड्राइव किया और खुद को मुश्किल में डाल दिया। इन लोगों में सच में इतनी हिम्मत थी कि यह लोग बोट ड्राइव करें और उसे किसी और की बोट के साथ क्रैश कर दे। जैसे ही अर्थ ने वहां पर रेहान को देखा, उसने अपने चेहरे पर बेशर्मी से एक मुस्कान बिखेर ली और रेहान को देखकर उसे ग्रीटिंग करने चला गया। अर्थ ने रेहान का नाम लिया ही था कि रेहान ने धीरे से उस पर चते हुए कहा, अब तुम दोनों से तो मैं वापस जाकर बात करूंगा। रेहान का गुस्सा देखकर अर्थ थोड़ा सा डर गया था। अरुण ने भी अपना सर नीचे झुका लिया और रेहान के सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रेहान के पास इतना टाइम नहीं था कि इन दोनों बेवकूफ के ऊपर अपना ध्यान दे। रेहान सिया के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर जब उसने सिया का चेहरा देखा तो उसे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्से में है। सिया को देखकर रेहान बहुत ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि इस वक्त सिया की जो हालत थी उसे देखकर रेहान समझ गया था कि कोई भी इस सिचुएशन में इतना गुस्सा तो जरूर होगा। सिया की बोर्ड को हिट किया गया था, उसके चेहरे पर भी चोट लगी थी। ऐसे में अगर सिया गुस्सा ना होती तो तब शायद ज्यादा हैरानी होती। सिया को देखकर रेहान ने बहुत ही हम्बल होते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, क्या आपको ज्यादा गहरी चोट आई है? अगर आप चाहे तो हम लोग पहले हॉस्पिटल जाकर आपका इलाज करवा सकते हैं। सिया ने जब रेहान को 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ देखा तो उसने अपनी मन में रेहान के लिए एक बिगड़े हुए अमीर सेकंड जन लड़के की इमेज क्रिएट कर ली। थोड़ा मुंह बनाते हुए रेहान से बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मरूंगी नहीं, पहले हमें कंपनसेशन के बाद कर लेनी चाहिए। आखिरकार रेहान उनमें से था जिस पर सिया इल्जाम नहीं लगा सकती थी, और वैसे भी सिया थोड़ा सा डरी हुई थी। जब उसने रेहान को देखा, पर फिर भी वह खुद को गुस्से में होने का दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात कंपनसेशन लेना था, क्योंकि अगर वह कंपनसेशन नहीं ले पाई तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो सिया ने इसे लोन पर लिया हुआ था, थोड़ा दुखी हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में यह रिपेयर नहीं हो सकती?
रेहान ने एकदम शांत होते हुए उसे कहा, मुझे ऐसा लगता है बाकी आप अपनी सेटिस्फैक्टरीली की, जहां से बोर्ड डैमेज हुई थी और उसे शिपर में भेज दिया। जल्दी ही शिपर की तरफ से सिया को जवाब मिल गया था और जवाब को पढ़कर सिया एकदम उदास हो गई। उस मैसेज में लिखा था कि यह शिप सच में रिपेयर नहीं किया जा सकता। सिया ने दुखी होते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगी? यह मेरा खरीदा हुआ एकदम नया बोर्ड था। अगर इसे रिपेयर नहीं किया जा सकेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? वैसे तो इस बोर्ड का इंश्योरेंस सिया ने करवाया हुआ था, पर अगर इंश्योरेंस का फुल पैसा भी मिल जाए तो सिया बैंक लोन को नहीं चुका पाएगी। अगर रेहान उसे कंपनसेशन के सही पैसे नहीं देगा तो उसने खुद को दिवालिया घोषित कारण पड़े। मेरी बोर्ड के पैसे मुझे दे दीजिए। सिया के कहने पर भी रेहान नहीं माना और उसने थोड़ी जिद करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी बोर्ड की वजह से आपको चोट आई है और काफी परेशानी भी हुई है। कैसा रहेगा अगर मैं 50 मिलियन रुपए आपकी पोर्ट लॉस के दूं और 10 मिलियन रुपए आपके मेंटल डैमेज और हेल्थ इंजरी के लिए? सिया बहुत ज्यादा हैरान हो गई जब उसने सुना कि रेहान उसे एक्स्ट्रा 10 मिलियन रुपए दे रहा है। रेहान ने सिया के जवाब का बिल्कुल इंतजार नहीं किया और अपने पीछे खड़ी मैगी को ऑन ऑर्डर देते हुए कहा, मैगी, इनके अकाउंट में 0 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दो। रेहान के ऑन ऑर्डर मिलते ही मैगी ने उसे जवाब में यस यंग मास्टर कहा और तुरंत सिया के पास चली गई उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने। जब अर्थ ने सुना कि रेहान ने सिया को 0 मिलियन रुपए कमापन सेशन के दिए हैं, सब हो रहे हैं, तो यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे सच में लगा था कि यह सिर्फ कुछ मिलियन रुपए की बात होगी। उसने अपने मन में सोचा कि वह पहले रेहान को यह पैसे देने देगा और उसके बाद धीरे धीरे उसे वापस लौटा देगा, चाहे जितने बुरे से बुरे दिन आ जाए। पर फिर भी वह अपनी सैलरी नहीं लेगा। पर किसने सोचा था कि कंपनसेशन के नाम पर 0 मिलियन रुपए दे दिए जाएंगे? अर्थ शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा, तो कैसे वह इतने सारे पैसे रेहान को वापस करेगा? बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा हैरान थे। लॉकी, यह बहुत ज्यादा कंपनसेशन था। एक बार सिर्फ बोट क्रैश हुई और 60 मिलियन रुपए गए। वे लड़कियां जिन्हें अर्थ अपने साथ लेकर आया था, उन्हें लगा था कि अर्थ सच में बहुत अमीर है, पर फाइनली अरुण और अर्थ दोनों के असली चेहरे सबके सामने आ गए थे। और यह बात भी सबको पता चल गई थी कि ये दोनों एक नंबर के लूजर निकले। सिया पहले तो न को नहीं जानती थी, इसीलिए उससे काफी ज्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था कि रेहान को बड़ा बिजनेसमैन है और हो सकता है कि वह उसे ही गलत प्रूफ करके उसकी इमेज खराब कर दी। इसीलिए बिना कंपनसेशन लिए ही वह वहां से चली जाए। पर जब सिया के बॉडीगार्ड टाइम पर आ गए तो सिया को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया और उसने उस सिंगल वेल यार्ड के असली मालिक के आने तक का इंतजार करना थोड़ा सा सही समझा। रेहान के आने के बाद अर्थ और अरुण इस तरह से दिखा रहे थे जैसे उन्हें अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो। पर उस याच के ऊपर इतनी सारी लड़कियों को देखकर रेहान समझ गया था कि इन दोनों बेवकूफ से समझदारी कि या पश्चाताप की उम्मीद करना बेकार है। रेहान ने बिना ज्यादा इधर उधर की बात किए सीधे सिया को एक नई बोट ऑफर कर दी। पर जो बोट रेहान ने उसे ऊपर की थी वह सिया की खरीदी हुई बोट से 3 गुना से भी ज्यादा महंगी थी और सिया बिना वजह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। सिया के मना करने की वजह से रेहान ने उसे उसकी बोट के मार्केट प्राइस यानी मिलियन रुपए उससे दिए और साथ ही उसे मेंटल और फिजिकल इंजरी के लिए एक्स्ट्रा मिलियन रुपए उसे दे दिए थे। पहले सिया बहुत ज्यादा गलत समझ रही थी रेहान को, पर उसके जेंटल बिहेवियर को देखकर सिया को भी रेहान काफी डाउन टू अर्थ लगा। कुछ देर में मैगी ने उसके अकाउंट में 60 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस याच पर जो लड़कियों का ग्रुप था उन्हें भी पता चल गया था कि अर्थ और अरुण एक नंबर के लूजर है और इतनी बड़ी बोट भी रेहान की खुद की है। उन लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना रेहान को इंप्रेस कर लिया जाए। इसीलिए जैसे ही रेहान ने उनकी तरफ देखा उन्होंने रेहान की तरफ देखकर आंख मारना शुरू कर दिया और उसे बहलाने की कोशिश करने लगी। बदकिस्मती से रेहान ने लोगों को देखकर अपनी नजरें ही फेर ली। रेहान के आसपास पहले से ही बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, तो फिर उसे उन लड़कियों को देखने की जरूरत ही क्या थी। जब सिया ने अपने अकाउंट में 60 मिलियन रुपए देखे तो उसने हैरान होकर पूछा, तुमने सच में यह रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? सिया की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहले ही आ चुके हैं, तो फिर यह सब कुछ फेक कैसे हो सकता है? सिया ने एक बार के लिए अपने मन में सोचा, यह आदमी इतना भी बुरा नहीं है और बाकी उन 2 लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो मुसीबत में पड़ने पर पीछे हट जाते हैं।
और अपने किए हुए गलती की जिम्मेदारी तक नहीं लेते। रेहान ने सिया की उस टूटी हुई बोट को देखा और सिया से कहा, आप एक काम कीजिए, आप अभी मेरी बोट ले जाए और बाद में इसे वापस समुद्र के किनारे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो। रेहान की बात सुनकर सिया ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, थैंक यू, बट इसकी जरूरत नहीं है। मेरी नाव अभी भी मेरे साथ एक बॉडीगार्ड की तरह जा सकती है। सिया की बात सुनकर रेहान ने हल्की सी एक मुस्कान दे दी और उसके बाद कुछ नहीं कहा। सिया की शिप खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता था, पर उसे रिसाइकिल किया जा सकता था। सिया ने अपनी बोट को ऐसे ही पानी में नहीं फेंका, बल्कि उसने अपने बॉडीगार्ड से कहकर उस शिप को रस्सी से बांधकर वापस समुद्र के किनारे तक खींचकर लाने के लिए कहा। सिया के जाने के बाद रेहान का बिल्कुल भी मन नहीं था वापस उस आइलैंड के ऊपर जाकर ड्राइविंग करने का, क्योंकि इतने सारे तमाशे के बाद रेहान का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने सिंगल हन वेल को स्टार्ट किया और सभी लोगों को वापस उस ताज 5 स्टार होटल में ले आया। वापस लौटते वक्त अर्थ और अरुण दोनों रेहान के पीछे इस तरह खड़े थे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो। अरुण और अर्थ दोनों रेहान से माफी मांगना चाहते थे और उन दोनों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें मुंह से एक शब्द भी बाहर निकालने की पूरे रास्ते। रेहान ने उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं की और रास्ते में बीच के ऊपर उन सारी लड़कियों को वापस शिप से उतारने की बाद जो पूरे रास्ते रेहान के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने उन दोनों नालायक भाइयों को थोड़ा सा गुस्से से देखा। जैसे ही रेहान ने उन दोनों को देखा, अर्थ ने जल्दी से रेहान से कहा, भैया यह सब मेरी गलती है। आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही तो मैं अभिनव को इस बोट से उतारता और ना ही यह सब कुछ होता। अर्थ के बात सुनकर रेहान ने एक कोल्ड स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अब गलती मान रहे हो। रेहान की बात सुनकर अर्थ अपने मन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसकी बेवकूफी की वजह से रेहान को आज 60 मिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह रेहान को यह पैसे वापस कैसे लौटाए। अर्थ ने थोड़ी हिम्मत करके रेहान से बोला, आज आपने मेरे लिए जो पैसे चुकाए। अर्थ ने इतना बोला ही था कि रेहान ने बीच में ही अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप करा दिया और उससे कहा, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं इस जहाज को आसानी से चलाया जा सकता है और किस्मत से यह एक छोटी बोट है, फिर भी तुम लोग इसे चला नहीं पाए। अगर तुम लोगों को उन बड़ी जहाज पर बैठा दिया जाए जो 100 और 100 किलो टन की होती है, तो शायद तुम लोग उसे हैंडल ही ना कर पाओ और अपनी जान गंवा दो। रेहान की बात सुनकर अर्थ और अरुण ने अपने हाथ के ऊपर आए हुए ठंडे पसीने को जल्दी से साफ किया। अब उन दोनों को सच में डर लग रहा था। अब अगर सच में इन लोगों को इतने बड़े जहाज में या किसी बड़े रीफ पर भेज दिया जाए तो शायद ये लोग सच में अपनी जान ना बचा पाए। रेहान ने उन दोनों से परेशान होते हुए उदास होकर कहा, ठीक है, तुम लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है। हो सके तो वापस जाओ और खुद के ऊपर एक नजर डालो, देखो कि तुम लोग किस तरह अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। रेहान की बात सुनने के बाद अर्थ ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, ठीक है, पर हम इस शिप को कैसे रिपेयर करेंगे। अर्थ की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, यह सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। रेहान अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा नाराज था। उसे उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह गुस्सा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उनकी वजह से अभी अभी मिलियन रब का नुकसान उठाया है, बल्कि यह गुस्सा इसीलिए था क्योंकि उन दोनों की लापरवाही की वजह से कुछ भी हो सकता था। वह दोनों शायद अपने उन पुरानी जिंदगी को भूलकर एकदम से इस लग्जरी लाइफ को आकर इसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों की जो ओरिजिनल मेंटालिटी थी वह एकदम बदल चुकी है और शायद ये लोग अब और ज्यादा बेपरवाह हो गए हैं। इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह लोग कुछ भी कर सकते हैं और करने के बाद इन्हें पछतावा भी नहीं होता। रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कोई गलती कर दी है। उसे इन दोनों को इतना ज्यादा हाई ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। इन दोनों को इतनी ज्यादा छूट देने की वजह से ये लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इन दोनों को देखकर लगता है कि रेहान ने इन्हें जो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस दी है वह इन्हें काम में अच्छा करने में मदद करने के बजाय इन्हें बिगाड़ रही है। कियारा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, रेहान, मुझे लगता है कि यह दोनों पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मैं इन दोनों को इतना ज्यादा नहीं जानती हूं, पर ऐसा लगता है जैसे यह दोनों अपने आप को कौन बिगड़े हुए रिच सेकंड जनरेशन के लड़के लड़कियों की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कियारा की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए कहा, हाँ, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूं, मुझे बाद में इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। कियारा ने रेहान को बहुत ही प्यार से समझते हुए कहा, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, इन लोगों को एक चांस देकर देखो, हो सकता है यह लोग सुधर जाए। अगर तुम इन लोगों के साथ सख्ती करोगे तो यह लोग कभी भी खुद से इस बात को नहीं मानेंगे और शायद तुम्हारे डर से ये हमेशा सुधरने का नाटक ही करते रहेंगे। बाहर से होने की वजह से शायद कियारा ये सब कुछ सही से देख सकती थी, पर कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें रेहान को समझाना कियारा के लिए मुश्किल हो जाता है। आखिरकार रेहान 3 सालों से इन दोनों को जानता है और इन दोनों से उसकी गहरी दोस्ती है। रेहान उन लोगों में से हैं जो दोस्ती की कदर करना जानता है। रेहान जल्दी से अपने इमोशंस को छोड़ नहीं पाता है और लोगों में हो रहे बदलाव को वह जल्दी से जान नहीं पाता है। अगर जान भी जाए तो शायद वह उन्हें मानना नहीं चाहता है। कियारा की बात सुनने के बाद रेहान ने स्मॉल करते हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा, जैद, मैं समझ सकता हूं, चलो वापस होटल चलते हैं। हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो इस डैमेज शिप को रिपेयर कर सके। वहीं दूसरी तरफ सया उसने जल्दी से समुद्र के किनारे पर पहुंचकर हॉस्पिटल गई और अपने चेहरे पर आए हुए उस चोट को चेक करवाया। खुशकिस्मती से वहां ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसे अपने चेहरे पर आए हुए चोट के ऊपर टाके लगवाने की जरूरत नहीं थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि फ्यूचर में उसे इन सब चीजों से डरना पड़ेगा। वह चोट को लेकर खुद भी ज्यादा सीरियस नहीं थी। सिया ने जब मेडिसिन ली तो वह थोड़ी सी बेहोशी में थी। उस वक्त उसके दिमाग में बार बार रेहान का चेहरा ही आ रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गई। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी जब अमन को पता चला कि रेहान अपनी सी राइड से वापस लौट चुका है तो वह एक बार उससे मिलने के लिए चला गया। अमन ने थोड़ा परेशान होते हुए रेहान से कहा, यंग मास्टर, मैंने सुना है कि आपकी शिप का एक्सीडेंट हो गया था। आई होप कि ज्यादा कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है। जो मैं कह रहा हूं वैसा ही हुआ है ना? हाँ। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उस शिप का पेंट टूटा है। तुम्हें बस उसे फिर से साफ करना पड़ेगा। रेहान की बात सुनकर अमन ने एक लंबी गहरी सुकून की सांस ली और फिर उसने कहा, चलो अच्छा है। जब मैंने पहले सुना था तो मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। यहां बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जिन्हें आज की मेंटेनेंस करने में स्पेशलाइजेशन है। मैं उन लोगों से कह दूंगा कि वह इसे ठीक कर दे। रेहान ने अमन से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बार बार तुम्हें परेशान करना पड़ रहा है। रेहान की बात सुनकर अमन ने अपना हाथ उसे दिखाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अमन यह सब कुछ बोल ही रहा था तभी उसे याद आया और उसने एक्साइटेड होकर रेहान से कहा, आप बिल्कुल सही टाइम पर वापस आए हैं। मिस्टर जुनैद भी आज जा रहे हैं और आज पार्टी भी है। चलिए सब लोग साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। जैसे ही रेहान में सुना कि कोई पार्टी है, उसके दिमाग में सीधा उस हेवनली सी बैंक्वेट पार्टी की याद आई जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उस पार्टी में हर तरह के लोग थे और रेहान उन लोगों से दूर रहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह उन सब लोगों से मिले। रेहान ने अमन के प्लान से डिसएग्री होते हुए कहा, कहां चलो यार, ये पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करते हैं। मुझे इस तरह के ओकेज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो हम लोग वैसे ही साथ बैठकर मिल लेंगे। अमन ने रेहान का चेहरा देख लिया था, जिसे देखकर लग रहा था कि रेहान का बिल्कुल भी पार्टी में जाने का मन नहीं है और वह जानता था कि रेहान ने उसे और उसके इनविटेशन को गलत समझ लिया है। और उसने जल्दी से रेहान को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हैं। यह पार्टी मिस्टर जुनैद के विला पर है। वहां पर कोई भी ऐसे वैसे लोग नहीं होंगे। वहां पर आने वाले सभी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलन करने वाले होंगे। एक तरफ सिया थी जो हॉस्पिटल में भी रेहान के बारे में ही सोच रही थी और दूसरी तरफ रेहान था जो अर्थ और अरुण की बेवकूफियां की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करें जिससे वह दोनों अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें और मैच्योर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जब अमन को पता चला कि रेहान की शिप का एक्सीडेंट हुआ है तो वह सुबह सुबह ही रेहान के कमरे में पहुंच गया ताकि रेहान का हालचाल पूछ सके। और तभी बातों बातों में उसने रेहान को मिस्टर जुनैद की पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। रेहान को पहले तो लगा कि यह उस एग्जीबिशन पार्टी की बात कर रहा है जहां हर तरह के लोग आते हैं। इसीलिए रेहान ने पहले ही साफ साफ मना कर दिया कि उसका मन नहीं है और ना ही उसे इस तरह की पार्टियां पसंद है। जब अमन ने रियलाइज किया कि रेहान पार्टी से मतलब कुछ और लेकर जा रहा है तो उसने रेहान को समझाते हुए कहा, बॉस आप गलत समझ रहे हो।
मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जो मिस्टर जनेड ने अपने विला पर रखी है, और वहां पर कोई भी ऐसे वैसे लोग नहीं आएंगे, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही आएंगे। जब रेहान ने सुना कि पार्टी मिस्टर जुनेड के घर पर है तो वह राजी हो गया। पार्टी में जाने के लिए रेहान की हाँ मिलते ही अमन ने एक्साइटेड होकर खुशी से कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए एक कार अरेंज कर देता हूं, वह आपको आज शाम को पिक कर लेगी। रेहाना ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास उसकी खुद की गाड़ी है और वह उससे आ जाएगा। रेहान की सुपर क्रॉस रोड VTR का अभी भी उसके प्लेन में पार्क थी, जिसे उसने शूटिंग के लिए यहां पर लाई थी, और उस कार को सही इस्तेमाल करने का टाइम भी अब आ गया था। और फिर जब उसके पास खुद की गाड़ी थी तो वह किसी और को परेशान नहीं करना चाहता था। रेहान जानता था कि अमन जिस जगह की बात कर रहा है, जहां पर मिस्टर जुनेड का विला है, वह जगह यहां से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी, और जिस जगह पर यह विला बना हुआ था वह जगह इस आइलैंड की सबसे महंगी जगह में से एक थी। यह जगह काफी ज्यादा फेमस थी और समुद्र के किनारे बनी हुई थी, और 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर यह बनी हुई थी। और उस जगह पर जो बिल्डिंग थी वह बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल बनी हुई थी और बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। रेहान ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह प्रॉपर्टी मिस्टर जुनेड की होगी। वैसे यह सोचने में इतना अजीब भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अमन के फैमिली में यानी गर्ग फेम के रेहान हैं। गर्ग फैमिली अकेले ही 100 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ रखता है, और उनके लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदना शायद कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस पार्टी के अंदर मिस्टर जनेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और ज्यादा कनेक्शंस बनाना चाहते थे, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े नेताओं में एक थे। उन्हें अपने स्टेटस का बाकी लोगों की बराबर करके उनसे मिलजुल बढ़ाना चाहते थे, ताकि वह बाकी लोगों को भी इस इंडस्ट्री में जान सके। और यह सब चीजें उनके बिजनेस के लिए भी काफी बेनिफिशियल थी, और साथ ही साथ वह रेहान को थैंक यू भी करना चाहते थे। जब से रेहान ने उनकी जान बचाई थी, उसके बाद से मिस्टर जुनेड की रेहान से ज्यादा जान पहचान नहीं हो पाई थी, और ना ही ज्यादा दोस्ती हो पाई थी। किस्मत से रेहान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इसी आइलैंड के ऊपर आए थे, और यहीं पर मिस्टर जुनेड की एक काफी आलीशान प्रॉपर्टी भी थी। इसीलिए मिस्टर जुनेड ने सोचा कि वह इस अपॉर्चुनिटी को मिस्टर रेहान से दोस्ती बढ़ाने में काम में लेंगे, और इसीलिए उन्होंने यह पार्टी रखी थी। रात को मैगी ने रेहान का ड्राइवर बनते हुए उसकी उस स्पेशल VTR गाड़ी को ड्राइव किया। इस दौरान उस आइलैंड का टेम्परेचर और हवा बहुत ही अच्छी थी, और वहां का सुहावना मौसम लोगों को बहुत सुकून दे रहा था। खासकर जब आसमान एकदम काला हो गया था और समुद्र का पानी बार बार ऊपर उछल रहा था, और बार बार पानी के बहाव से बहुत सारी मिट्टी आगे की तरफ आ रही थी। इस वक्त रोड काफी ज्यादा खाली थी और यह सफर भी लंबा था। रेहान ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और सुकून से समुद्र पर इस शांति को महसूस करने लगा। उस वक्त वहां पर बहुत शांति थी। थोड़ी बहुत आवाज उस वक्त जरूर होती थी जब रेहान के गले में पहना हुआ वह लॉकेट आवाज करता था। वहां पर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर रेहान समझ गया था कि बहुत सारे लोग इस पार्टी को आज अटेंड करने वाले हैं। रेहान इतनी सारी गाड़ियों को देखकर समझ गया था कि लोग पहले ही आ चुके हैं और वह लेट हो गया है। जैसे ही रेहान उस विला के अंदर जाने लगा तो वहां पर पहले से बहुत सारी गाड़ी भरी हुई थी, और लगभग बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी अपनी गाड़ियों को विला के पार्किंग गेट के पास पार्क करना पड़ रहा था। रेहान चाहता था कि मैगी गाड़ी को बाहर ही पार्क कर ले, पर अमन शायद जान गया था कि वह लोग आ गए हैं, इसीलिए उसने टाइम पर ही उन लोगों को आवाज देकर अंदर आने का इशारा किया। अमन ने रेहान को कहा, रेहान, मुझे लगता है कि आपको यहां होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं ना? ना। अमन की बात सुनकर रेहान ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम लोग बस अभी पहुंचे हैं। मैं गाड़ी को रोकने की वाला था। अब लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। एक सेलिब्रिटी जो उन दोनों के ही बहुत करीब था, उसने इतना ही सुना था, लगता है यह दोनों किसी का वेलकम करने जा रहे हैं। ऐसा कौन है जिसका वेलकम करना? खुद मिस्टर जुनेड और मिस्टर अमन गए हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि मिस्टर जुनेड और मिस्टर अमन दोनों ही बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और उन दोनों का बहुत नाम था। इसीलिए उन दोनों का स्टेटस भी बहुत हाई था। खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यह दोनों ही बहुत नामी थे। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों का एक सिंगल स्टेप ही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका लाने के लिए काफी था। हालांकि यह दोनों ही जो इस वक्त एंटरटेनमेंट स्किल में फूड चेन के सबसे टॉप के नंबर पर हैं, यह दोनों किसी का वेलकम करने के लिए बाहर गेट पर खड़े हैं।
सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और कोई भी कुछ भी पूछ नहीं सकता था। सबको लग रहा था कि क्या आज इनसे भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन इनकी पार्टी ज्वाइन करने वाला है। अब सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मिस्टर जुनेड पहले ही इतने बड़े आदमी हैं कि इनके बराबर होने के लोग सपने देखते हैं। क्या इनसे भी बड़ा कोई है? तुम सही कह रही हो। मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं सोच सकता हूं जिसे खुद रेहान जुनेड पर्सनली वेलकम करने जाए। रेहान जुनेड के साथ साथ रेहान अमन भी उनके साथ है। लगता है जो आदमी यहां आ रहा है वह इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। कोई भी वहां पर रेहान को नहीं जानता था। पर इस एंटरटेनमेंट साइकिल से ये सारे लोग बहुत ही छोटे थे। जिस हिसाब से अमन और मिस्टर जून किसी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि को अभी आने वाला है। उसका स्टेटस काफी हाई है। वहां खड़े सभी लोग एकदम से सीरियस हो गए और अब अभी तक जिस हिसाब से वे सब हंस रहे थे, अब कोई भी नहीं हंस रहा था। सबकी नजरें गेट पर थीं और सब अब यही देखना चाहते थे कि कौन इतना बड़ा आदमी आने वाला है। मिस्टर जून ने खुश होते हुए रेहान का वेलकम करते हुए उससे कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको आज यहां पर देखकर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मिस्टर जून की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, प्लीज मुझे रेहान लिन मत कहिए। इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है। मैं आपको अपने भाई ऐसा मानता हूं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को उनके नाम से ही बुलाएंगे। रेहान की बात सुनकर मिस्टर जुड और ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम सब लोग भाई हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी बाहरी है जिसके साथ हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है। और इतना कहकर मिस्टर जनेड रेहान को अपने साथ उस आलीशान विला में लेकर आ गए। जब पार्टी में सब लोगों ने देखा कि मिस्टर जनेड और अमन किसी को वेलकम करते हुए अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो सभी की आंखें रेहान के ऊपर आकर रुक गईं। सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि रेहान की एज भी अमन और मिस्टर जुनेड की तरह लगभग बराबर ही थी। पार्टी में जितने भी लोग थे वह सब सोच रहे थे कि कोई बड़ी और अमन और मिस्टर जुनेड से भी ज्यादा अमीर घर से कोई आईसो से कोई आने वाला है, जिसके लिए अमन और मिस्टर जो खुद उन्हें वेलकम करने गए हैं। रेहान को इस इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए ज्यादातर लोग उसे नहीं जानते थे और इस आइलैंड के ऊपर रेहान को ज्यादा कोई जानता भी नहीं था क्योंकि ज्यादातर रेहान बिलो प्रोफाइल ही रहा करते थे। अब पार्टी में जितने भी लोग थे सब रेहान के बारे में ही बात करने लगे। कौन है यह साच है? क्या तुम में से कोई इन्हें जानता है? मैं नहीं जानता। मैं तो पहले कभी इनसे मिला भी नहीं। आखिर कौन है यह जिसे इस पूरे आइलैंड के सबसे अमीर आदमी खुद जाकर वेलकम कर रहे हैं? आज की पार्टी बाकी बिजनेस पार्टी की तरह नहीं लग रही थी जिसमें हर वक्त बिजनेस की बातें होती थी या फिर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी। इस पार्टी में काफी सुकून था। इस पार्टी में मिस्टर जुनेद ने जिन्हें भी इनवाइट किया था वह सब लोग ज्यादातर यंग थे और इस पार्टी में लेडीज और जेंट्स दोनों थे और सभी लोग मोस्टली पॉपुलर सेलिब्रिटी थे। ऐसा नहीं था कि अगर कोई भी बड़ा आदमी आए तो इन सब लोगों को उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। जब सब लोगों ने देखा कि रेहान के आने पर अमन और मिस्टर जुनेद ने किसी को भी उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो सभी लोगों ने फिर से अपनी पार्टी पर फोकस करना शुरू कर दिया और किसी ने भी रेहान को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सभी लोग वहां पर 3 या 5 लोगों का ग्रुप बनाकर खड़े थे और गेम्स खेल रहे थे। सोते जिसे जो गेम पसंद था वह सब लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर वही खेल रहे थे। रेहान से शांति से बात करने के लिए मिस्टर जून रेहान को उसी विला के 2nd फ्लोर के ऊपर लेकर आ गए। रेहान ने चारों तरफ उस फ्लोर पर देखा और मिस्टर जुनेद से, यह जगह इतनी बुरी भी नहीं है, काफी अच्छा एनवायरनमेंट ने कहा और हमें यहां बात करने के लिए अच्छा स्पेस भी मिल जाएगा। रेहान की बात सुनकर मिस्टर जुनेद ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी यह उन सुपर विला से दूर है जो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। वैसे देखा जाए तो मिस्टर जुनेद की यह बात एक स्टेटमेंट की तरह थी क्योंकि इस विला को बनाने में लगभग 10 बिलियन से ज्यादा रुपए लगे थे और मिस्टर जुनेद की फैमिली ने ही इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था जैसा उन लोगों को चाहिए था, बिल्कुल वैसा। और यह फिलहाल पूरे आइलैंड पर सबसे टॉप का विला था, तो फिर कैसे यह नंबर 1 नहीं हो सकता था? जब इसे बनाने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे और इसे बेहद खूबसूरती के साथ तैयार करवाया गया था क्योंकि यह पहले से बना बनाया नहीं था।
बल्कि मिस्टर जुनेट की फैमिली ने ही जमीन खरीदकर इसे अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आई थी। इस आलीशान जुनेट 2 थर्ड नेशनल सिनेमा के ऑन है और किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए मिस्टर जुनेट ने रेहान से इस तरह का प्रॉमिस किया कि वह उसकी फिल्म को बेस्ट सेल करने में और उसे प्रमोट करने में मदद करेंगे। बाकी की 1/3 नेशनल सिनेमा को बाकी छोटे छोटे बिजनेसमैन चलाते थे, पर इस बात को इग्नोर नहीं। उन्होंने अपने गिलास को नीचे रखा तो उनके कानों में एक बहुत ही प्लीसेंट वॉइस आई, जैसे कोई उन्हें यहां देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया हो। हे, तुम यहां पर। उस आवाज को सुनकर रेहान ने अपना चेहरा पीछे घुमाया, यह देखने के लिए कि इतनी अच्छी आवाज में किसने उसे पुकारा। जैसे ही रेहान पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां पर खड़ी है और यह खूबसूरत और प्यारी लड़की बिल्कुल मैगी की तरह दिखती है। इतने सालों में पहली बार रेहान की नजर किसी लड़की पर रुकी है जिसकी खूबसूरती बिल्कुल उसकी बॉडीगार्ड मैगी की तरह है और वह बहुत हद तक मैगी की तरह ही दिखती है। रेहान ने अपनी नजर उससे हटाई और फिर इधर उधर देखा। उसके बाद उसने उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूं या हम पहले कभी मिले हैं। उस लड़की ने अभी भी शांति से रेहान से कहा, क्या आप मुझे सच में नहीं जानते? ओह अच्छा, अब समझ आया। कल मेरे फेस पर चोट लगी थी। मेरा फेस पूरी तरह खून से भरा हुआ था, इसीलिए आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि मैं कौन हूं और कैसी दिखती हूं। वैसे यह बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपको अब भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं? रेहान ने अपने मन में बड़बड़ा हुए बोला, इसका क्या मतलब है कि अभी भी मैंने इसे नहीं पहचाना? क्या मुझे इसे पहचानना चाहिए था? रेहान ने इतना बड़ा बड़ैया ही था कि तभी उसके दिमाग में आया, इस लड़की ने अभी कहा कि कल इसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। हो ना हो यह वही लड़की है जिसके साथ कल अर्थ और अरुण की शिप टकराई हुई थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया थी। असल में शिया को यहाँ पर मिस्टर जुनेट ने बुलाया था डिन के लिए, पर सिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह यहाँ पर उस बोट के ऑनर से मिलेगी जिसने कल उसे उसकी बोट नुकसान के लिए कंपनसेशन दिया था। उसे नहीं पता था क्यों, पर वह अपने दिल में थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी और उसने खुद से ही रेहान से बात करना शुरू कर दिया था। फिर भी सिया बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। कल उसका फेस पूरी तरह खून से भरा हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था और आज उसने बहुत अच्छे से खुद को तैयार किया हुआ था और दिन के लिए यहां आई थी। वह सच में एक स्पष्टा। यह बात अभी तक कार्य को नहीं पता थी। यह सोचकर ही सिया को थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि रेहान इस फिल्म इंडस्ट्री में नया था, इसीलिए उसे मुश्किल से ही इस इंडस्ट्री में किसी के बारे में पता था और जनरली वह अपने आर्टिस्ट को छोड़कर बाकी किसी और सेलिब्रिटी पर ध्यान भी नहीं देता था। सिया एक सुपरस्टार थी और वह भी बहुत ज्यादा फेमस, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। मिस्टर जुनेट और अमन सिया को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और सिर्फ रेहान ही था जिसे नहीं पता था कि सिया एक सुप है और ना ही ने कभी उसके बारे में सुना था। रेहान ने सिया के फेस को देखते हुए उससे पूछा, आप वही कल वाली लड़की है ना? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहां पर मिलूंगा। क्या आप अब ठीक है? आपको ज्यादा मेजर इंजरी तो नहीं हुई थी? कल सिया का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था, पर घाव इतने ज्यादा गहरे नहीं थे। कल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद वह पहले से काफी ठीक थी। सिया को थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी जब रेहान उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। सिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाकर अपने चेहरे पर आए हुए घाव को छुपाने की कोशिश की। सिया नहीं चाहती थी कि रेहान उसके चेहरे पर आए हुए घाव को देखें। उसने रेहान से धीरे से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी चोट पहले से काफी ठीक है। अमन और मिस्टर जुन दोनों जो टेबल के पास ही खड़े थे और दोनों सिया और रेहान को बात करते हुए सुन रहे थे और दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों क्या बातें कर रही हैं। इन दोनों को देखकर लग रहा था कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर सच था कि यह दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे और यही दोनों बातों की कंफ्यूजन अमन और जुनेट को गोल गोल घुमा रही थी। कुछ देर तक इसी तरह इन दोनों की बातें सुनने के बाद अमन ने क्यूरियस होते हुए रेहान से पूछा, मिस्टर रेहान, आप दोनों यह क्या कर रहे हो? अमन का सवाल सुनकर रेहान ने कल जो भी बात हुई वह उसे बता दी। तब जाकर अमन और जुनेट को समझ आया कि वह दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं।
इस बात में कोई हैरानी नहीं थी कि रेहान अभी भी सिया को इतने अच्छे से नहीं जानता था और उसे नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। अब रेहान और सिया को ही समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों क्या बात करें। ये दोनों ही बहुत फेमस लोग हैं और इन दोनों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। इन दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि इस बात पर इन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अब मिस्टर जुनैद में खड़े होते हुए एक स्माइल के साथ रेहान और सिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने रेहान से कहा, रेहान, यह एक फेमस सेलिब्रिटी है सिया। क्या सच? मैं तुम इसे नहीं जानते। ये अभी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्म शूट कर रही हैं। और सिया, ये मिस्टर रेहान है, स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक। ये भी अभी डम बड़े लीजेंड मूवी शूट कर रहे हैं। रेहान ने सिया को हेलो कहते हुए कहा, हेलो मिस सिया, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूं। सिया ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेहान किसी एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस होंगे। रेहान के सॉरी कहने पर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पूरा नाम सिया चौहान है, पर आप मुझे सिया बुला सकते हैं। और इतना कहने के बाद बिना पूछे ही सिया रेहान के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और उसने बैठते ही रेहान से कहा, अगर आप स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस है तो क्या ड्रीम एंजल ग्रुप आपकी कंपनी की आर्टिस्ट है? रेहान जिस सोफे पर बैठा हुआ था उस पर सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी और सिया जो उसी सोफे पर बैठी थी वह उसके बहुत करीब बैठी हुई थी। मिस्टर जुनैद और अमन ने देखा कि सिया हंस हंसकर और बहुत ही प्यार से रेहान से बात कर रही है और यह देखकर मिस्टर जुनैद और अमन ने कुछ सोचते हुए एक दूसरे को देखा। उनका इस तरह देखना ऐसा लग रहा था जैसे इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। औरतों का सिक्स सेंस हमेशा से अच्छा होते हैं और कभी-कभी मर्दों का सिक्स सेंस भी अच्छा होता है मिस्टर जुनैद। और अमन ने महसूस किया कि सिया रेहान के साथ बात करते हुए कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही हैं। सिया और रेहान को इस तरह बात करते हुए देखकर अमन ने मिस्टर जुनैद से पूछा, मिस्टर जुनैद, आपको क्या लगता है, क्या मिसिया कार्तिक में इंटरेस्टेड है? अमन की बात सुनकर मिस्टर जुनैद ने स्माइल करते हुए ना में अपनी गर्दन हिला दी। उन्हें भी सिया का रेहान से इस तरह बात करना नॉर्मल से कुछ अलग लग रहा था। जब रेहान ने उस आवाज का पीछा किया तो उसने देखा कि एक लड़की बहुत ही खूबसूरत सी गेट के पास खड़ी है और बहुत प्यार से थोड़ा सरप्राइजिंग